आई ना कुछ खबर मेरे यार की, और यार का वीडियो ऑन नहीं है तो हमें सिर्फ आवाज आ रही है मधु शर्मा की। हेलो रॉकस्टार, क्या हाल चाल है? आवाज आ I'm रही good, है Shamli. How are you? What's up? आपको? वेरी Yes, I can hear you properly. गुड। ओके, तो बहुत इंतजार कराया और मैं बहुत देर से गाना गा रही थी ये कि Oh, इंतहा sorry. हो गई Sorry, you इंतजार know, की। मुंबई का ट्रैफिक पता ही है आपको। यस, मुंबई का, दिल्ली का, हर शहर का यही हाल है मेरे ख्याल से भी इस वक्त। सो कैसे हो आप? क्या अरे, चल रहा है यार? मैं तो मतलब पता है मैं कितने टाइम से वेट कर रही हूँ आपसे कांटेक्ट करने की, मगर आई थिंक 4 महीने हो गए मेरे को आपसे कांटेक्ट करते करते, 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं। तो फाइनली आप सामने बैठे हो। मुझे मुझे भी खबर नहीं दी मेरे मैनेजमेंट ने इस बारे में। मुझे पता होता तो मैं बहुत पहले आपसे बात कर लेता। अरे वाओ, हाउ स्वीट यार। मुझे लगा ना कि पता है, मुझे ऐसा लगता था आपकी अभी तो कुछ टाइम से मैं तो आपको ऐसे स्टॉक कर रही हूँ इंस्टाग्राम पे, फिर प्लीज ना माइंड मत करना, वो काम है मेरा। तो मुझे ऐसा तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये बंदा कितना मतलब ना थोड़ा-सा सीरियस मोड में रहता है, बहुत ज़्यादा सीरियस मोड में, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार बहुत ज़्यादा सीरियस मोड है, मुझे थोड़ा-सा ना खुद को थोड़ा-सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं मोस्टली जो इंटरव्यू लेती हूँ ना, वो मोस्टली फ्लो में रहते हैं, स्क्रिप्टेड नहीं रहते हैं मोस्टली। कूल। सब मूड मूड की बात है। सीरियस रहना, आर्टिस्ट को सीरियस रहना बहुत जरूरी है। अरे पता है क्या, इसके पीछे ना एक किस्सा है, मैं बताती हूँ मैंने क्यों बोला ये। कि मैं किशोर दा की बहुत बड़ी फैन हूँ, आई एम श्योर, आई थिंक हर कोई है किशोर दा को कौन नहीं मानता। और- तो किशोर दा का एक ऐसा सीन है कि वो हर बात को ना गा के बोलते थे, जैसे आप और मैं अभी हाँ बात, यार। वो हर चीज गा के बोलते थे। तो मैं सोचती हूँ कि हर सिंगर को ऐसे करना चाहिए, हर चीज गा के बोलनी चाहिए, तो पता चले कि यार ये कितना जॉली मूड है इसका। ओके, तो जल्दी से मैं आपको शो के बारे में बता देती हूँ। शो का नाम है द परफेक्ट वाइब, मेरा नाम है शामली, आपका नाम है मधुर शर्मा, और कोई तीसरा बचा हो तो मैं उसका नाम भी बता दूंगी। ओके। कूल, सुपर। तो ना बहुत सारे सवाल तो है ही मेरे पास, मगर उन सारे सवाल पे जाने से पहले ना मुझे ये बताओ कि मैंने आपका कुछ अभी रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज मैंने देखे आपके का, कुछ पुराने आर्टिकल्स आपके आपको लेकर मैंने पढ़े। तो उसमें आपने बोला है कि आप 16 की एज से आप सिंगिंग करना चाह रहे हो, आपने एज अ सिंगिंग करियर चूज कर लिया था एज 16 की उम्र में, 16 साल की उम्र में। तो हाँ जी। 16 साल की उम्र में आपने ये सोचा कि आपको सिंगिंग में जाना है, और उससे पहले मतलब 14-15 में तो यार टूटे हुए दांत वापस आते हैं लोगों के। तो 16 साल की उम्र में आपने कैसे सोचा? थी आई नो आपके पीछे का स्ट्रगल तो सब कुछ मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्यों आपकी फैमिली को लेकर, या आप अभी जो हाँ पहुंचे हो वो बहुत स्ट्रगल के बाद आप यहाँ पहुंचे, राइट? तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने अपने इंटरव्यूज में कुछ बोला है कि आपने 16 साल की उम्र में ही सिंगिंग चूज कर ली थी कि हाँ मुझे सिंगिंग लाइन में ही जाना है, राइट? तो यार ये 16 साल के पहले से तो टूटे हुए दांत वापस आते हैं लोगों के, या बच्चों के, उस टाइम तो बच्चे ही रहते हैं। तो आपने 16 साल की उम्र में कैसे सोच लिया, मतलब क्या उस वक्त कोई इंस्पिरेशन था उस वक्त कोई, या जस्ट ऐसे ख्याल आया कि ठीक है सिंगिंग अच्छा है तो करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि 16 साल के पहले सिर्फ दांत ही टूटते हैं, कई लोगों का दिल भी टूट जाता है। हाँ, आई नो। नो ऑफेंस। तो द थिंग इज, जरूरी नहीं कि हार्ट ब्रेक एक लड़की की वजह से ही हो। आई नो। ऐसा था कि मैं मेरे मॉम डैड के बहुत ज्यादा क्लोज था, और 16 के पहले तक मैं बहुत ज्यादा मस्तीखोर भी था। आप जैसे बोल रहे हो कि अभी ऐसा लगता है बहुत ज्यादा सीरियस हो, ये वो हाँ है। हाँ हाँ। तो मैं इतना ज्यादा नोटोरियस था और इतना ज्यादा शैतान था कि मेरे डैड ने मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। हम्म, और 4-5 स्कूल से भगाए जाने के बाद तो मैं मुझे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कोई, और फाइनली ही डिसाइडेड कि अब ये लड़का हमारे बस से बाहर है। हाँ, तो उन्होंने मुझे एक बोर्डिंग स्कूल था नियर बुरहानपुर। हम्म, तो उन्होंने मुझे वहां भेज दिया जहाँ पे कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई फोन्स नहीं। हमको हम्म, हफ्ते में एक बार फोन दिया जाता था स्कूल की तरफ से, जिसमें आई गेस 5 मिनट हम लोग घर वालों से बात कर सकते थे।
ओह! और सारे फ्रेंड से दूर, घर वालों से दूर, तो वो पूरा माहौल ऐसा बन गया था कि सारी पोएट्री लिखना चालू कर दी थी, गाने लिखना चालू कर दिए थे, सबकी बहुत याद आती थी। हाँ, और वहाँ पढ़ाई के साथ साथ हम लोग को म्यूजिक क्लासेस और बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी डाला जाता था। हाँ, हाँ। तो आई चोजन म्यूजिक। मुझे हुँ, बहुत सुकून मिलता था म्यूजिक, हुँ, क्योंकि बचपन से माय डैड यूज्ड टू सिंग, वो बहुत अच्छा गाया करते थे। और हुँ। मतलब ऐसा लोग ऐसा बोलते थे कि डैड में रफी साहब की झलक दिखती है। ओह! तो मैं शुरू से इतना कभी फोकस नहीं कर पाया डैड के ऊपर, बट जब उनसे दूर गया तो कभी भी स्कूल में, जब भी सुबह सुबह हमको उठाने के लिए 6 बजे वार्डन गाने हाँ, चलाता था, हाँ, हाँ। तो रफी साहब, किशोर दा के कभी कभी गाने चलते थे, तो आई यूज टू मिस माई डैड अ लॉट। हुँ, हुँ, तो वहां से फिर गाने लिखना, गाने गाना चालू कर दिया। हुँ। तो बस दिस वाज व्हेन एंड व्हाई आई स्टार्टेड। बट हाँ, ये बात तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी कि आपने सच में बहुत ज़्यादा मेहनत की है और आपने क्योंकि आपके और कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट हैं जिन्हें मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और उनका मोस्टली यही कहना है कि आपने आई थिंक 0 से शुरू करके अभी आप 100 पे पहुँचे हो। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो Not still, it's still not 100. I started from zero, and I, for me, I'm on 5. अभी 95 और कवर करना है, so we are trying. तो क्या अभी For me, अभी जो शुरू किया था, जो सोच के शुरू किया था कि इस लेवल तक पहुँचना है मुझे, तो अभी उस पे से आप कितना आपको लगता है कि हाँ, आपने इतना अचीव कर लिया है? I guess 5%. 5 5% ओके। तो तो अभी 95 95 ओके। मुंबई जब आप आए हो, मुंबई आके जो आपने करियर अपना शुरू किया है, उस दौरान किस तरह की आपको डिफिकल्टीज़ मिली है और आप आज जहाँ हो, जिस मोमेंट पे हो, यहाँ से अब अगर जब आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि यार ये स्ट्रगल मैंने किया है, ये चीज़ मैंने झेली है तब जाके आज मैं यहाँ हूँ। ऐसी ऐसी कोई स्पेसिफिक मोमेंट? डेफिनेटली देखिए, ऐसा होता है कि अ, काफी सारे लोग जुड़े हैं हुँ, ये 6 साल के मुंबई के करियर में। हुँ, आई केम टू मुंबई आई गेस इन 2015, और 2021 ऑलमोस्ट एंड होने को है। हुँ, सो हुँ, इट्स बीन 6 years, एंड मैं अकेला था। आज बहुत सारे लोगों की टीम है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हुँ, और धीरे धीरे करके सबको जोड़ा है, तो सबने एक एक पार्ट देखा है। हुँ, और स्ट्रगल यही, देखिए बॉम्बे में, आपको बॉम्बे मतलब इंडस्ट्री को लेकर तो बहुत कंपटीशन है, बहुत मतलब बहुत। और हुँ, यहाँ सरवाइव करना, खुद को प्रूव करना, हुँ, इट्स वे टू डिफिकल्ट। दूसरों से को अलग साबित करना, इट्स वे हुँ, टू डिफिकल्ट। यस, तो ऐसा हुआ था कि सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है यार, आप बॉम्बे आ रहे हो, आपको कुछ आइडिया नहीं है बॉम्बे कितना है, आप छोटे से शहर से निकल के आ रहे हो, तो हुँ, सबसे पहली चीज जो आपको लगती है वो वही होती है, रोटी कपड़ा मकान। हुँ, और बिल्कुल। जब आपके पास घर ही नहीं होगा और खाना खाना नहीं होगा, तो जब आप तो फिर शुरू में आप आए थे तो आपके पास घर था, रहने का ठिकाना था कोई या फिर ऐसी सड़कों पे बंजारा कैसे, बने फिर रहे थे? सेम जो आपने बोला, आप कुछ भी समझ सकते हो। तो मैं थोड़े कॉन्टेक्स्ट लगाने की कोशिश कर रहा था, हुँ, बट सभी को पता था कि बॉम्बे है तो कोई नहीं रखेगा। आप 2 दिन 3 दिन किसी के यहाँ रुक सकते हो, उसके बाद वो लोग आपको घर बोल देंगे भाई जाओ, हो हाँ, गया हाँ, नहीं रख। हुँ, तो मेरा खुद का कजिन रहता था, मैं उसके साथ 3 दिन रहा था। चौथे दिन उसने मुझे बोल दिया था भाई तुम्हें जाना पड़ेगा, टाटा बाय बाय। हाँ, मैंने कहा इट्स ओके। फिर मुझे एक जैसे तैसे एक छोटा सा घर मिला था, तो आई यूज्ड टू पे 2000 3000 bucks फॉर दैट प्लेस। इट वाज वे टू स्मॉल। और मैंने सोचा नहीं था, इमेजिन नहीं किया था मैं कभी इतने छोटे घर में रहने वाला हूँ, बट हाँ, हुँ, ठान लिया था कि करना है। घर वर मैटर नहीं करता है, सोने के लिए जगह चाहिए थी, वो मिल गई थी। हुँ, एंड सेकंड ऑप्शन, जो सेकंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, वो था मनी। क्योंकि हुँ, आपको यहाँ रहना है, सर्वाइव करना है, तो आपके पास पैसे होना बहुत जरूरी है। बहुत आप ज़रूरी एक, होता है। ऐसा तो नहीं कि हाँ आप बहुत सारे पैसे लेकर आए और आप यहाँ डले रहोगे। हाँ, तो मेरे डैड और 2011 में ही पास्ड अवे, और हुँ, माय मॉम वाज हाउसवाइफ, तो उनके एंड से फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं था, बट हाँ शी यूज्ड टू सपोर्ट मी।
उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया कि तू कर सकता है. शी मोटिवेटेड मी अ लॉट. तो आई स्टार्टेड वर्किंग हियर इन मुंबई इन अ बीपीओ इन अ कॉल सेंटर, ताकि थोड़ा कुछ अमाउंट में रेंट और ये सब चीजों के लिए दे पाऊँ. और हाँ, फिर धीरे धीरे 1 साल के बाद मैं यहाँ वहां से गिटार बोरो करके आई यूज्ड टू गिव ऑडिशंस एंड ऑल. आई यूज्ड टू गो फॉर अ लॉट. आई विजिटेड अ लॉट ऑफ प्लेसेस, स्मॉल स्मॉल बार्स, क्लब्स एंड ऑल. वहां जाके वी यूज्ड टू गिव ऑडिशंस. एंड देन फाइनली कुछ प्लेसेस ऐसी मिल गई थी जहाँ से मैंने स्टार्ट करना चालू किया. वेरी नॉमिनल मिनिमम अमाउंट. एंड हियर आई एम नाउ. सो पहला स्टेज शो कब मिला था और कैसा था वो एक्सपीरियंस जो आपने पहला स्टेज शो किया था? वो मोमेंट कितना रिफ्रेश है आपके माइंड में, कितना फ्रेश है अभी भी? देखिए, स्टेज होता है, बड़ा हो या छोटा हो. तो मैंने बहुत बड़ा स्टेज भी देखा है और ये जर्नी में बहुत छोटा सा स्टेज भी देखा है. तो बॉम्बे पहला परफॉर्मेंस मेरा एक बहुत छोटे से एक बार के अंदर था. एंड मैं वहां गया था ऑडिशन देने के लिए. और उन्होंने बोला कि आपको इतनी देर प्ले करना है, इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा. आपका ऑडिशन जैसा ऑडियंस एंजॉय करेगी, हम आपको आगे बुलाएंगे, देन विल पे यू, ऐसा वैसा. मैंने कहा ओके फाइन. तो आई गेस देयर वर 12 पीपल हु वर एट दैट टाइम. 12 लोगों का वो छोटा सा 4 भी नहीं, 3 टेबल का बहुत छोटा सा जगह था. एंड कोई साउंड सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, जस्ट मी एंड माय गिटार एंड परफॉर्मिंग फॉर देम. एंड वो 12 लोगों ने जो एंजॉय किया, एंड द ओनर वाज सो हैप्पी. ही गेव मी अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 ईयर कि आपको हर फ्राइडे एंड संडे यहाँ परफॉर्म करना है. तो सो हैप्पी कि एटलीस्ट 12 लोग हैं, बट आई मतलब मैंने खुद को प्रूव किया. एंड वो स्टेज भी मेरे लिए हमेशा बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि वो 12 लोगों ने मुझे जो मोटिवेशन दिया कि मैं 12 लोगों के सामने परफॉर्म कर सकता हूँ, खुद को प्रूव कर सकता हूँ ऑन द वेरी फर्स्ट डे. तो आई कैन इवन प्रूव इन थाउजेंड्स ऑफ ऑडियंस. फिर मैंने लास्ट कोविड के पहले 2019 में नेहा कक्कड़ मैम के लिए ओपन किया था उनके मुंबई के पहले कॉन्सर्ट में. अजीज कौर के लिए भी किया था आई थिंक, जहां तक मुझे मालूम है. यस, तो नेहा मैम की ओपन के टाइम आई गेस देयर वाज crowd of around 35 to 40,000. And I was like, oh, this is the stage. So I'm enjoying all these moments. Nervousness होती है कभी ऐसी इतनी बड़ी स्टेज के लिए? कभी होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी किसी ओन नेम के लिए परफॉर्म कर रहे हो जिनका ऑलरेडी बहुत नाम. थोड़ी सी गलती आपका नाम खराब भी कर सकती है. बट यस, हमने पूरी कोशिश की, जान लगाई, और सबसे ज्यादा वीडियोस वायरल वही के हुए. क्या हुआ तेरा वादा गॉट क्रेजी वायरल ऑन इंस्टाग्राम में. रात में अबाउट एवरीवेयर, सारे मीम पेजेस, एवरीवन वाज पोस्टिंग द सेम वीडियो. आई वाज हैप्पी. तो जब आपने मतलब जब इस तरह के सेलेब्स के साथ जब आप काम करते हो, या आपको मालूम है कि उनका अपना एक अलग ऑरा है, अपने फैंस हैं उनके, तो क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े म्यूजिशियन है और सिंगर हैं, तो मुझे बताओ कि आपने ये क्लासिक म्यूजिक वगैरह आपने सीखा है कहीं से, या फिर आपके कोई गुरु रहे हैं, या फिर क्या सिर्फ स्कूल टाइम ही आपने सीखा है और उससे ही बस? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. देखिए, आप स्कूल जाते हैं तो आपको ABCD सिखाई जाती है. आपको टीचर्स एक साथ के सेशन में अलग अलग एक ड्यूरेशन के पीरियड में पढ़ाते हैं. बट सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है कि आप कैसे ट्यूशंस ले रहे हो, आप कैसे घर पे जाके वर्क कर रहे हो. दैट मैटर्स अ लॉट. सो यस, मुझे करना था, मुझे थोड़ा सा खुद को अपग्रेड करना था. सो आई स्टार्टेड लर्निंग क्लासिकल म्यूजिक इन इंदौर, क्योंकि मेरे होम टाउन भोपाल से काफी पास था. तो मैं इंदौर जाके सेशंस लेता था. मेरे गुरुजी थे माननीय मोहन शुक्ले सर. तो मैंने उनसे कुछ दिन सीखा. देन आई शिफ्टेड टू मुंबई, और यहाँ भी मैंने बहुत सारे स्टूडियोज में बहुत सारे लोगों से कुछ ना कुछ सीखा. अभी भी स्टिल आई एम लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. राइट नाउ वर्किंग ऑन पियानो. तो अभी पियानो का बहुत ज्यादा वो चल गया है मेरे में. अभी मेरे को शोज में साथ में मैं आई प्ले द कीबोर्ड. अभी गिटार तो है ही है, बट आई वुड लव अगर मैं भी प्ले करूं और परफॉर्म करूं फॉर द ऑडियंस. तो आई एम स्टिल लर्निंग. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि यू नो आप एक अच्छे खासे एक मुकाम पर हो आज आप अभी, और अच्छा खासा आपका नाम है, फैंस हैं आपके, तो और आज
आज की जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया का तो पार्ट है ही। हर कोई अलग पर्सन आपको मिल ही जाएगा जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव। तो आज के इस पूरे माहौल को देखने के बाद क्या आपके मन में ख्याल आता है ऐसा कि आज के वक्त में सक्सेस होना मुश्किल है और फेम पाना इजी है? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं, दोनों का अलग अलग पर्सपेक्टिव है। सक्सेस होना, फेमस होना, दोनों बहुत डिफरेंट होता है। फेमस कोई भी हो सकता है और उस फेमस कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी, आई कैन। तो फेमस होना इज नॉट लाइक कि आप एक दिन के लिए फेमस हो गए, 3-4। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो फेमस हुए बट अभी लोग उनको भूल चुके हैं। तो फेम, वो पॉपुलैरिटी को मेंटेन करना ही सक्सेस होता है। ऐसा नहीं कि आप फेमस हुए हो तो बस 4 दिन में लोग आपको भूल जाए। आपको वो बरकरार रखने के लिए कुछ ना कुछ अलग करते रहना पड़ेगा ताकि लोग आपको भूले ना। और वो फेम जब तक बरकरार रहेगा तब तक आपको सक्सेस मिलती रहेगी। तो सक्सेस होना उतना ही डिफिकल्ट है जितना फेमस होना, क्योंकि अगर आप फेमस होते हो तो आपको वो फेम बरकरार रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वही सक्सेस है फॉर मी। तो अगर आप फेमस हो जाते हो और नेक्स्ट डे आपको लोग भूल जाते हैं, महीने भर 5 दिन बाद लोग आपको भूल जाते हैं, आपको कोई याद नहीं रखता, दैट इज नॉट सक्सेस। तो वो तो बस एक वो है कि आप आए और चले गए वाला काम बिल्कुल नहीं। मैं सभी को ये एडवाइस दूंगा कि अगर आप फेमस होते हैं किसी भी रीजन से, सोशल मीडिया से, किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी रियलिटी शो से, एनीथिंग, अगर आप उसके बाद भी उतनी मेहनत करेंगे, अगर आप ऐसा नहीं सोचेंगे नहीं यार अब तो मैं फेमस हो गया, खत्म, मैं सक्सेसफुल हो चुका, ऐसा नहीं होता है। इवन अभी भी हम लोग आई गेस 10 गाने ऑलरेडी बना चुके हैं जो हमने रिलीज नहीं किए। वी आर गोना शूट ऑन 24th। अभी लास्ट 2 हफ्ते पहले हम शूट से फ्री हुए और अभी वापस हम लोग शूट कर रहे हैं। okay. तो विद इन 3 months आई गेस हम लोग 7 से 8 गाने रिकॉर्ड, शूट, बना के रेडी करके रख चुके हैं। और हम लोग बैक टू बैक रिलीज करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऑडियंस को लगे हाँ यार दिस पर्सन इज डूइंग समथिंग फॉर अस। बिकॉज वो चीज मेरे लिए नहीं है, वो ऑडियंस के लिए, जो फैंस हैं, जो बने हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो डेफिनेटली चाहेंगे कि कुछ ना कुछ प्रेजेंट करते रहे। एग्जैक्टली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा मधुर एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं किसी म्यूजिक इंडस्ट्री के पर्सन से ही पूछना चाहती थी। मतलब मैं बहुत मेरी ख्वाहिश थी कि या तो मैं किसी म्यूजिक कंपोजर से पूछूं, राइटर से पूछूं या सिंगर से पूछूं। तो आज आप हो यहाँ तो मैं सोचा आपसे पूछा जाए कि मौका है, दस्तूर है। तो मेरा सवाल ये था कि आज मतलब एक से एक गाने आजकल बन रहे हैं, एक से एक म्यूजिक एल्बम्स बन रहे हैं, और आज की जो जनरेशन है उसमें भी और अब से पहले जो जनरेशन रह चुकी है उसमें भी एक से एक बड़े से बड़े फनकार रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। नो डाउट। मुझे ये बताइए, जो अभी की जो जनरेशन है, अभी जो म्यूजिक बन रहे हैं, अभी जो गाने बन रहे हैं, अभी जो सिंगर्स आ रहे हैं, उनको गाने रिमिक्स करने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्या हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इंस्पिरेशन की कमी है, या फिर ये एक ट्रेंड चल गया है कि ओके वो गाना वापस से हिट हो जाएगा या वापस से उसको रिमिक्स करते हैं? रिमिक्स की क्यों जरूरत पड़ रही है हमारे आज के टाइम में? देखिए इसके भी 2 पहलू हैं। ऐसा होता है कि देखिए मैं किसी को पॉइंट आउट तो करूंगा नहीं, आई एम नॉट इनटू कंट्रोवर्सीज एंड ऑल, और मुझे बिल्कुल पढ़ना भी नहीं है। और आप जैसे शातिर लोगों का तो काम होता है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल बेइज्जती कौन करता है यार, मुंह पे बेइज्जती कर रहा है। नारे ऐसे नहीं होते। मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ, मतलब आप लोग इतने स्मार्ट हो कि कोई भी आपकी प्यारी प्यारी बातों में बहुत प्यार से फंस जाए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं। आप मत फंसना, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। तो ऐसा है कि इसके 2 पहलू हैं। पहला ये होता है कि जो पहले के गाने थे वो उस तरीके से बनाए गए थे, उस तरीके से, मतलब उनका जो ऐसा बोलता है फॉर हमारी लैंग्वेज में, उनका जो श्रृंगार था, उनका म्यूजिक था, सारी चीजें लाइव रिकॉर्ड की जाती थी और वो एवरग्रीन होते हैं। लेकिन आज की जनरेशन आई गेस सारे मतलब बाहर के गाने, आजकल पॉप म्यूजिक इतना आ गया इंडस्ट्री में। अभी आप तो देख रहे हैं धीरे धीरे कि बहुत सारा हिप हॉप म्यूजिक भी आने लगे। तो कई मतलब सिर्फ इसलिए कि जो मतलब जो आज की जनरेशन है वो पुराने गाने भूल ना जाए। लाइक कुछ ऐसे गाने हैं जो आज अगर मैं तो खुद मैं 90s बॉर्न हूँ, तो मैं तो समझ सकता हूँ कि वो गाने जहन में रहने वाले।
बट जो 2000 2005 और मतलब ये जनरेशन है, इनको आप बोलोगे कि भाई ये गाना है, तो मैं खुद ऑब्जर्व कर चुका हूँ, उन लोगों को ये गाने नहीं पता होते। तो उन लोगों को वो याद रखवाने के लिए या तो म्यूजिक डायरेक्टर्स, म्यूजिक कंपोजर ऐसा करते हैं कि उनके हिसाब वाली वाइब देकर, उनका वाला म्यूजिक देकर वो पुराने गाने इंडस्ट्री में ला देते हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि उनको खुद को प्रूव करना है कि जो गाने इतने अच्छे पहले बने जाते थे, उस लेवल के गाने आज भी बना सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है। आई एम इनटू नॉट रिमिक्सिंग इन ऑल। हम लोग वी आर फोकसिंग मोर ऑन ओरिजिनल्स नाउ, वी आर फोकसिंग मोर ऑन कव्वालीज, क्योंकि और कव्वालीज भी ऐसे रिक्रिएट करके नहीं कि आप उसमें हिप हॉप डाल दिया, ये डाल दिया। रिसेंटली आई रिक्रिएटेड 2 कव्वालीज ऑफ नुसरत साहब, जो कि बॉलीवुड के गाने बिल्कुल नहीं थे। हम लोग कुछ फोक फ्यूजन म्यूजिक कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान, मतलब भगवान मानो, और उनकी लीगेसी मेंटेन रखने के लिए हम कर रहे हैं कि आज की जनरेशन भी कव्वाली सुने और ये सब सारे तरीके के गाने सुने। बस बाकी दैट्स ऑल। ओके, वन मोर क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में मैं एक चीज ऐड करती हूँ। आपको वो सॉन्ग कैसा अच्छा लगता है? कुन फाया कुन, राइट? यू लाइक दैट सॉन्ग? नो डाउट, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट। तो उस पे एज अ ऑडियंस, नॉट एज अ सिंगर, एज अ ऑडियंस आपका रिएक्शन क्या होगा अगर वो सॉन्ग रिमिक्स हो जाए? एज अ ऑडियंस, नॉट एज अ सिंगर। देखिए, ऐसा रहता है ना कि वो गाना बहुत पीसफुल है, और मैं खुद ही जब मेरे को थोड़ा भी मेरा दिमाग भटकता है, मैं कभी भी मुझे थोड़ा बहुत एंजाइटी आता है, इफ आई मिस माय फैमिली, या मुझे कभी लगता है कि मैं ब्लैकआउट हो गया हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं, मैं अकेला टाइम से मुंबई में रह रहा हूँ, तो आई यूज दैट सॉन्ग एंड बहुत सुकून मिलता है, माइंड रिफ्रेश हो जाता है। और ऑब्वियसली अगर कोई और उस गाने को बनाएगा या रिक्रिएट करेगा तो काफी ज्यादा खराब लगेगा, क्योंकि रहमान साहब, ही इज आल्सो वन ऑफ द लेजेंड्स म्यूजिक कंपोजर्स। देन जावेद अली साहब और मोहित चौहान सर, इन लोगों ने मतलब सारे लेजेंड्स एक गाने को बनाए, और उस गाने के साथ कोई छेड़छाड़ करे और नो डाउट बहुत तकलीफ होगा, बुरा लगेगा। बट ऑनेस्टली अगर कोई बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट, बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विथ ए आर रहमान सर परमिशन, अगर कोई बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट उस गाने को बनाता है और उसकी वाइब मेंटेन रखता है, उस गाने को खराब ना करते हुए उसकी एज इट इज वाइब रखता है, तो कोई आर्टिस्ट हो या ऑडियंस हो, वो डेफिनेटली 100% पसंद करेगी उस गाने को। बट जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है। ओरिजिनल, एग्जैक्टली। हाँ, देखिए क्या है ना, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल है, उसको आप नहीं मिटा सकते हो, उसको आप नहीं हटा सकते हो। आप जस्ट कर रहे हो, आप 4 बार 5 बार ये सुनोगे, बट एंड ऑफ द डे ऐसा है कि जब आपको लगेगा नहीं यार, लेट्स गो बैक टू द ओरिजिनल, तो आप ओरिजिनल सुनने वाले हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई रिक्रिएट करता है तो आप उसको सुनकर आप पुराना वाला भूल जाओगे। एग्जैक्टली। तो मैंने सुना है कि आप आतिफ असलम और विशाल मिश्रा को काफी मानते हैं और उनसे काफी इंस्पायर हैं आप। तो बहुत ज्यादा मैंने दोनों का लाइक, जैसे आपने कहा स्ट्रगल की बात, व्हेन इट कम्स टू स्ट्रगल, तो मैंने देखा है, बहुत टाइम से देखा है, स्टिल दे पीपल आर फाइटिंग टू प्रूव देमसेल्फ, और इंडस्ट्री में इतना ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद, इतना ज्यादा नाम बनाने के बाद, दोनों के पास बहुत यूनिक वॉइसेस है। तो वो चीज बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है कि यू हैव दैट यूनिक थिंग इन यू। और काफी लोगों ने मतलब होता है ऑडिशंस देने के बाद, रिजेक्ट होने के बाद, और आज आप को प्रूव कर रहे हैं, तो दैट इज वेरी इंस्पायरिंग, नो डाउट। आई लव बोथ ऑफ देम। तो आई थिंक ये बहुत फेयर, सॉरी अनफेयर होगा कि अगर मैं आपको ना बोलूं कि कुछ एक थोड़ा सा हो जाए, अगर 1 लाइन 2 लाइन तो ओके श्योर, आई विल ट्राई। बाय द वे, मेरा कल परफॉर्मिंग लाइव गाइस। तू हर हर वक्त मेरे साथ रहा, हाँ ये जिस्म कभी तो कभी
पास रहा है। जो भी गम है ये तेरे, उन्हें तू मेरा बता दे। जो भी गम है ये तेरे, उन्हें तू मेरा बता दे। कुछ इस तरह तेरी पलकें मेरी पलकों से मिला दे। थैंक यू सो मच। वाओ। तो ये आतिफ सर का गाया हुआ तब का गाना, जब मैं आई गेस बहुत ही छोटा था, मैं तब से इस गाने को सुन रहा हूँ, तब से इस गाने को बहुत सोलफुल है ये आई गेस बहुत बहुत ज्यादा। And I'm gonna sing few lines of one of my favorite song by Vishal Mishra. Sure, sure, sure. मैं बारिश की बोली समझता नहीं था, हवाओं से मैं उलझता नहीं था, सीने में दिल की कहाँ थी मुझे ये खबर। कहीं पे उड़ाते कहीं पे सवेरे, आबार की कहीं साथ मेरे ठहर जा कहती मुझे ये क्या हाल हो गया ये मेरा। आंखें मेरी हर जगह ढूंढे तुझे बेवजह, ये मैं हूँ या कोई और मेरी तरह। हाँ, हो कैसे हुआ तू इतना जरूरी कैसे हुआ। Wow, amazing, amazing, amazing. It's so beautiful. So beautiful. Thank you, thank you. Okay, so हमारे क्वेश्चंस हो गए खत्म और अब आपके लिए एक रैपिड फायर राउंड है हमारे पास। कुछ क्विक क्वेश्चंस के क्विक आंसर देने हैं। रेडी? I'm scared. Cool. फन है, बहुत मजा आएगा आपको, आई एम श्योर। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है रैपिड फायर का, आपका फेवरेट ट्रैवल स्पॉट क्या है? लद्दाख। लद्दाख। 3 पुरानी हिंदी फिल्में जिन्हें आप कभी भी देख सकते हो और कभी बोर नहीं होते। कहो ना प्यारे रहना है तेरे दिल में, और पुरानी भूला शायद तो बोर। देखो रॉकस्टार ज्यादा पुरानी नहीं है, बट पुरानी भी कह भी सकते नहीं भी कह सकते। हाँ, कह सकते हैं। आई हैव वॉच्ड दैट मूवी more than 1,000 times, so yes, I can anytime. ओके, आपके अकॉर्डिंग एक परफेक्ट वीकेंड क्या है? परफेक्ट वीकेंड चिलिंग विद फैमिली और बहुत सारा खाना, बहुत सारे आलू के पराठे। आलू के पराठे, हाँ ओके, वो तो दिल्ली में मिलेंगे अच्छे। देखिए नहीं हमारे यहाँ भोपाल में भी बहुत अच्छा, अब भोपाल में ही मिलते हैं, राइट, करेक्ट। भोपाल में आई हूँ, भोपाल काफी अच्छी जगह है। ओके, सो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है? The Soundblaze. I just love all her videos. And then Carrie Minati, तभी का फेवरेट है। So Carrie, then Bhuvan Bam, and there are so many, I guess. But Carrie, The Soundblaze, and Bhuvan Bam और विराज गिलानी। तो अभी मैं गुजराती सीखा हूँ, तो मुझे उनके वीडियोस देखकर बहुत मजा आता है। हाँ, he's very good, he's very good. नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पर किसे स्टॉक करते हो आप? तारा अली खान, एवरी डे। ओह माय गॉड, क्रश कौन है आपकी? यहाँ गर्लफ्रेंड भी पूछ रही है। तारा अली खान। टिंडर यूज किया है?
नहीं, Come Tinder on, नहीं, say Happen yes. use. Come on, say yes. Happen. There's another app which is similar to Tinder, I Bumble. guess. Bumble. Happen. Happen. Okay. I know. Okay. I know that. तो यूज किया है, मतलब डेटिंग ऐप यूज किया है? क्या? डेटिंग ऐप यूज किया है मतलब? हाँ, वंस, बहुत पहले जब एकदम सिंगल हुआ था, दिल टूट गया था तभी। मतलब अभी सिंगल नहीं हो? दैट मीन्स अभी सिंगल नहीं हो। ओके ओके राइट। अभी भी सिंगल हूँ, डोंट वरी। और अभी रहना। अब तो झूठ पकड़ा गया बॉस, सब झूठ पकड़ा गया। यू आर नॉट सिंगल। Oh, seriously. Honestly, I swear on music. Everyone knows, okay, everyone knows. वो अलग बात है, आप बोलना नहीं चाह रहे, वो अलग बात है। बाथरूम सिंगर हो बट बाथरूम सिंगर हो क्या? नहीं, मेरे को बहुत I don't take much time while bathing in bathroom. I am very quick because मुझे बहुत जल्दी भागना पड़ता है। A book that you currently reading? A book. No, I'm reading a book. I too had a love story and बहुत मजा आ रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। I'm in middle, so जब खत्म हो जाएगी तभी मैं आपको बताऊंगा। Okay. देखा अभी again, I too had a love story. I'm even reading this book. समझ गई। मैं एडिट कर दूंगी इसको, डोंट वरी। मैं एडिट करके और अच्छे से पोस्ट करूंगी, डोंट वरी। कुछ ऑप्शंस है जिसमें आपको एक सेलेक्ट करना है, ओके? AR रहमान और मोहित चौहान। Both. Select No one. comparison. Select one. You have to select. That's the game. Okay. Mohit Chauhan, because he used to be one of my favorite. Okay. As a singer, no doubt, Mohit. नवाजुद्दीन सिद्दीकी और पंकज त्रिपाठी। नवाज भाई। ओके। तमाशा और हेरा फेरी। तमाशा। चिकन बिरयानी और चाय। चाय। लॉन्ग ड्राइव और म्यूजिक। म्यूजिक। ओके। लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि उन लोगों को आपका क्या एडवाइस होगा जो अभी म्यूजिक करियर अपना स्टार्ट कर रहे हैं, और क्योंकि जब आप कोई करियर अपना शुरू करते हैं तो उसके शुरुआत में बहुत तरह की नेगेटिव चीजें होती हैं, तो एज अ चीज को लेकर आप क्या कहना चाहोगे अपने सारे व्यूअर्स को, फैंस को? देखिए, बस एक छोटा सा एडवाइस कि लोगों को खुद को लोगों से बहुत अलग रखने की कोशिश करें, और किसी को ये मत ये ऐसा कर रहा है, he is doing this thing, he is singing this song, he is playing this music, just try to be different from others और खुद के गाने बनाओ यार। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो just make your own music, go with your own lyrics. आपको जो तो सेटिस्फेक्शन मिलेगा अगर आपके गाने पर। देखो, मैं आपको वही बोल रहा था कि व्यूज, लाइक्स, ऑल दीज थिंग्स डजंट मैटर। अगर लोग आपका कंटेंट पसंद करती है तो आने वाले 4 साल के बाद भी वो गाना हिट हो सकता है। तो जस्ट कीप मेकिंग योर ओन सॉन्ग्स। अभी मैंने गाना बनाया था दिल तोड़ने का रिवाज, लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। नाउ वी आर रिलीजिंग अनदर सॉन्ग आफ्टर 15 डेज। सो जस्ट कीप मेकिंग म्यूजिक यार। जो चीज आपको सेटिस्फाई करे आप वो करो, दूसरों से खुद को बहुत अलग रखने की कोशिश करो। वो बोलते हैं ना कि भेड़ चाल से अलग रहो, जस्ट बी दैट, अपना रास्ता बनाओ, कारवां जुड़ता जाएगा। एग्जैक्टली सेम, आई लाइक इट। शुक्रिया। और जाने से पहले आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा हमसे बात करके, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। बीच में आपने मुझे डरा भी दिया, आपने मुझे कंट्रोवर्सी में फंसाने की कोशिश भी की। नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसी कोशिश नहीं की, मगर हाँ, अगर कोशिश करती तो शायद फंस जाते आप, बट कोई बात नहीं, मैंने बहुत लाइट कन्वर्सेशन रखी है। I'm just kidding. So thank you so much, Shamli. It was pleasure to talk with you, and it was great fun. Hope to see you someday in person. और फिर देखते हैं आप मुझे कैसे फंसाते हो conversation में। जरूर, डील, पक्का डील। I had a very good and great experience with the perfect vibe. और guys, जरूर इनसे जुड़िएगा, इनके सारे वीडियोस, इनके सारे ब्लॉग्स, इनके सारे इंटरव्यूज देखिएगा।
आपको बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होने का, सीखने का मौका भी मिलेगा। और शामली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और जैसे ही ये इंटरव्यू एडिट होगा, अपलोड होगा, विल डेफिनेटली शेयर विथ यू, एंड प्लीज हो सके तो आप भी शेयर करना। और मुझे 100%। सच में बहुत मजा आया आपसे बात करके, सच में। थैंक यू सो Pleasure is all. मच। Thank you so थैंक यू। much.